हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी का। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं हमारे भारतीय कलाकारों से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा है द फ्लेम ऑफ म्यूज़िक नामक चित्र किस कलाकार का है। यानी कि ये जो चित्र दिया गया है द फ्लेम ऑफ म्यूज़िक, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है किसका है ये। नंदलाल बोस, टीपी रायचौधरी, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर असित कुमार हल्दर। तो इनमें से क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा कलाकारों के बारे में तो आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है असित कुमार हल्दर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा असित कुमार हल्दर। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे असित कुमार हल्दर का अगर मैं जन्म पूछूं तो इनका जन्म कब और कहाँ होता है। ठीक है, तो इनका जन्म होता है 10 सितंबर। ठीक है, 10 सितंबर 1890 को कहाँ पे होता है। कोलकाता के जोड़ा शांको। ठीक है, जोड़ा सांको में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये अवनींद्रनाथ के शिष्यों में से एक हैं। ठीक है, क्योंकि अवनींद्रनाथ के जो शिष्य रहे हैं उनकी जो शिष्य परंपरा रही है वो बहुत ही दृढ़ और बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलाकार वहाँ से निकले हैं। ठीक है, ये बंगाल स्कूल से संबंधित है, यानी कि इन्होंने जो पढ़ाई की है, अपनी जो शिक्षा ग्रहण की है वो बंगाल स्कूल से अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में ही की है। ठीक है, और बंगाल स्कूल के जो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे वो सभी कहीं ना कहीं भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग आर्ट स्कूलों में आगे चलकर प्राचार्य या प्रधानाचार्य बनते हैं और बंगाल शैली का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं हमारा क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे, ये पूछा है डीपी रायचौधरी के प्रसिद्धि है ये। ठीक है, डीपी रायचौधरी की प्रसिद्धि किस रूप में मानी जाती है। इसका मतलब है कि डीपी राय जो चौधरी हैं वह किस रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या वो एक चित्रकार हैं, क्या वो मूर्तिकार है, या फिर वो दोनों हैं, या फिर एक इतिहासकार हैं। ठीक है, तो अगर इसमें ऑप्शन में ये वाली चीज़ नहीं आती, ठीक है, वैसे तो ये राइट आंसर है इसका, क्योंकि वो चित्रकार भी हैं और मूर्तिकार भी थे। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये चीज़ नहीं आती और पूछा जाता है कि डीपी रायचौधरी की प्रसिद्धि किस रूप में मानी जाती है तो उसमें हमारा जो आंसर होगा वो मूर्तिकार हो जाएगा, क्योंकि मूर्तिकार के रूप में ये अधिक प्रसिद्ध हैं। हालांकि इन्होंने चित्रकारी भी की है लेकिन मूर्तिकार के रूप में इनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो डीपी रायचौधरी के बारे में अगर मैं पूछूं, इनका जन्म कहाँ और कब होता है। ठीक है, डीपी रायचौधरी भी अवनीनाथ के शिष्यों में से ही एक हैं और इनका जन्म होता है 15 जून। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं 15 जून 1899। 15 जून 1899 में कहाँ पे होता है, जो बांग्लादेश है ना फिलहाल, ठीक है, बांग्लादेश के रंगपुर ज़िले में। ठीक है, कहाँ पे, रंगपुर ज़िले में इनका जन्म होता है। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा और गांव का भी पूछा जाता है तो ताज हाट। ठीक है, ताज हाट में। ठीक है, ताज हाट में, यानी कि ये कह दें कि 15 जून 1899 को रंगपुर ज़िले के ताज हाट में इनका जन्म होता है, जो कि वर्तमान में कहाँ है, बांग्लादेश में है। ठीक है, जब इन आर्टिस्टों का या इन कलाकारों का जन्म हुआ था उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही एक हिस्सा होते थे। ठीक है, विभाजन के बाद वो दोनों जगह अलग अलग हो गई। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि जो डीपी रायचौधरी हैं उनकी प्रसिद्धि सबसे ज़्यादा मूर्तिकार के रूप में मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने अपनी मूर्ति शिल्पों को कांस्य में और पत्थर में
और जो सामाजिक जो मतलब ये कहते हैं सामान्य जीवन को इन्होंने अपनी मूर्ति शिल्पों में घड़ा है, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इनका प्रसिद्ध विषय था, प्रसिद्ध विषय मतलब जो इनका मुख्य विषय था वो क्या था, मजदूरों का जीवन, ठीक है, मजदूरों का जीवन, ठीक है। यानी कि मजदूर या कृषक या जो सामान्य मनुष्य होते हैं वो अपनी लाइफ में किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो अपनी मेहनत को करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को इन्होंने अपना सब्जेक्ट बनाया और उसके आधार पर ही इन्होंने जो है कलाकारी की है, ठीक है। कांस्य में इन्होंने मुख्यतः कार्य किया है। इनकी एक सबसे प्रसिद्ध कृति अगर मैं बोलूं तो वो कौन सी हो जाएगी, क्या नाम है उसका, श्रम की विजय, ठीक है, श्रम की विजय इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मानी जाती है, ठीक है। और इसकी 2 कॉपियां हैं, एक मरीना बीच पर है चेन्नई में और एक हमारे दिल्ली जो कला संग्रहालय है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ के प्रांगण में रखी हुई है, ठीक है। दोनों ही कांसे में बनी हुई हैं जिसके नीचे से सीमेंट के और कंक्रीट की जो है एक चौकी या फिर उसका बेस बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पे देखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, कोलकाता स्कूल, बंगाल स्कूल, पटना स्कूल या कोई नहीं, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं कि अवनींद्रनाथ को क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, किसका, बंगाल स्कूल का, ठीक है। यानी कि इन्होंने बंगाल शैली की, ठीक है, बंगाल स्कूल की स्थापना, संस्थापना जो भी हम कह सकते हैं वो की थी, ठीक है। स्कूल तो वो पहले से ही था लेकिन वहाँ पे बंगाल शैली को यानी कि वहाँ की जो टेक्निक थी, वहाँ की जो परंपरा थी उसको बदल कर एक नए सिरे से चलाया था, ठीक है। यानी कि जब ये वहाँ के बंगाल स्कूल के, ठीक है, सॉरी, जब ये मद्रास के प्रधानाचार्य बनते हैं वहाँ पे, ठीक है, सॉरी मद्रास में नहीं, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में जब ये प्राचार्य बनते हैं तो उसके बाद इन्होंने वहाँ की जो परंपरा चली आ रही थी, क्योंकि विदेशी टेक्निक में हम कार्य सीखते थे, ठीक है, जो हम वहाँ के आर्टिस्ट थे उनको विदेशी तकनीकों में पढ़ाया जाता था, जो पाश्चात्य कलाकार थे उनकी पेंटिंग्स की कॉपियाँ करवाई जाती थी, ठीक है, और जो ग्राफिक आर्ट थी उस पर ज़्यादा फोकस था उन लोगों का। तो यहाँ पे जब ये अवनींद्रनाथ यहाँ के प्राचार्य बनते कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के, तो इन्होंने एक नई शैली विकसित करी, इन्होंने बोला कि आप फ्री होकर काम कीजिए और साथ ही साथ इन्होंने मुख्य विषय क्या बनाया, जो हमारी पारंपरिक जो शैलियाँ थी जैसे अजंता, ठीक है, अजंता, पहाड़ी, ठीक है, पहाड़ी और मुग़ल और राजस्थानी, ठीक है, मुग़ल राजस्थानी, ये जो शैलियाँ थी, ठीक है, इनको आधार बनाकर चित्रण इन्होंने बनाया है और साथ ही साथ जो पौराणिक कथाएं हैं उनको भी अपने विषय का आधार इन्होंने बनाया है। इसमें एक चीज़ और थी कि यहाँ पे जो माध्यम था इनका वो था वॉश पद्धति, ठीक है, वॉश और टेम्परा पद्धति में इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा और बोलूँ, ये जो बंगाल शैली हमारी प्रारंभ होती है, ठीक है, इससे हम क्या कह सकते हैं कि यही हमारी आधुनिक भारतीय चित्रकला का क्या कही जाती है, इतिहास कही जाती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि इसी से हमारी भारतीय चित्रकला का इतिहास प्रारंभ भी होता है, ठीक है। और आधुनिक या फिर ये कह सकते हैं कि पुनरुत्थान जहाँ से होता है, नव जागरण या पुनरुत्थान जो होता है वो बंगाल स्कूल से ही होता है जब अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ के प्राचार्य बनते हैं। इससे पहले जो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट था वहाँ के प्राचार्य कौन थे, ईवी हैवल थे, ठीक है, ईवी हैवल थे। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख भूमिका निभाते हैं इस कार्य को करने में, क्योंकि इनका भी यही मानना था कि जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको दोबारा से क्या बनाना, कॉपी क्या करना, नई चीज़ों को विकसित करना चाहिए, नई चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है। यानी कि पुरानी चीज़ों को भी अगर हम करेंगे या बनाएंगे तो उसको भी एक नए तरीके से, एक नई शैली में हमें उसको बनाना चाहिए। तो इन्होंने जो है अलग अलग लेख प्रकाशित किए, कई सारी पुस्तकें लिखी, कई सारे जो है लेख लिखे
इस प्रचार को फैलाने के लिए, बंगाल शैली का प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। और इनका अगर मैं पूरा नाम बोलूँ तो इनका पूरा नाम क्या हो जाता है, ठीक है। जो ईवी हैवल थे उनका पूरा नाम क्या हो जाता है, अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवल, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या हो जाता है, अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवल, ठीक है। अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवल इनका नाम हो जाता है, ठीक है। जब ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के जो प्रिंसिपल होते हैं, ये उस समय जब जो है, जिस समय ये प्रिंसिपल होते हैं उसी समय जो अवनीनाथ टैगोर थे हमारे, वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल थे, ठीक है। और इनके रिटायरमेंट के बाद ये यहाँ पे प्रधानाचार्य पद पर आ जाते हैं, ठीक है। अगर वो समय मैं पूछूं कि ये समय कौन सा था कि जब ये अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ के प्राचार्य प्रधानाचार्य बने थे, तो इसमें समय क्या आएगा, 1905 में, ठीक है। यानी कि 1905 में ये यहाँ के प्रधानाचार्य नियुक्त हो जाते हैं। और ये वही समय था जब भारत का बंगाल से विभाजन हुआ। और इस विभाजन के को आधार बनाकर इन्होंने एक अपना बहुत प्रसिद्ध चित्र बनाया था, जिसका शीर्षक क्या है, भारत माता, ठीक है। भारत माता इसका शीर्षक है। इसको इन्होंने वॉश में बनाया था और ये इनकी बहुत ही प्रमुख कृति मानी जाती है, अवनींद्रनाथ टैगोर की, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर की अगर मैं जन्म की बात करूं, इनका जन्म कब और कहाँ होता है, ठीक है। तो इनका जन्म होता है 7 अगस्त 1871, यानी कि 1879 में कोलकाता के जोड़ासांको में ही इनका जन्म होता है, ठीक है। कोलकाता के जोड़ासांको, ठीक है, जोड़ासांको। तो यहीं पर इनका जन्म होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो काफ़ी कुछ है इनके बारे में बताने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूँ अवनींद्रनाथ के जो शिष्य थे उनमें कौन कौन थे, जैसे आ जाते हैं हमारे नंदलाल बोस, ठीक है, एक मिनट, जैसे हमारे आ जाते हैं नंदलाल बोस, ठीक है। इसमें आ जाते हैं हमारे डीपी राय चौधरी, ठीक है, डीपी राय चौधरी। इसमें आ जाते हैं हमारे असित कुमार हल्दर। और आ जाते हैं समरेंद्रनाथ, एक मिनट, ये राइटिंग थोड़ी वैसी हो रही है पर कोई नहीं है, आप लोग सुन के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। समरेंद्रनाथ गुप्त, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, शैलेंद्रनाथ डे, शारदा चरण उकील, सुरेंद्र गांगुली, रविशंकर रावल, AR रहमान चुगताई, वेंकटप्पा और मुकुल डे आदि इनके प्रमुख शिष्यों में से आते हैं, ठीक है। वैसे तो और भी रहे होंगे। इनकी एक जो शिष्या का नाम है, जो इनकी शिष्या भी थी उस समय, यानी कि ये कह लो कि महिला कलाकार, ठीक है, महिला शिष्या कौन थी इनकी, तो उसका नाम क्या हो जाता है, सुनयना, ठीक है। सुनयना ने भी इन्हीं से जो है कला की शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। और इनके जो शिष्य रहे, मैंने पहले भी बताया कि इनके शिष्य भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर अलग अलग आर्ट्स स्कूलों के प्राचार्य प्रधानाचार्य बने, जिन्होंने बंगाल शैली का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या क्या है। ये कहते हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर का पूर्णतः भारतीय शैली में बना चित्र कौन सा है। वो भारत माता हो जाएगा, शाहजहाँ की मृत्यु हो जाएगा, सांध्यदीप या शुक्लाभिषारी। देखो, पूर्णतः भारतीय शैली का मतलब समझेंगे जो वॉश पद्धति है ना, ठीक है, वॉश पद्धति जो है वो हमारी नहीं है। वो पद्धति जो है हमने कहाँ से ली है, चीन और जापान से, ठीक है, चीन जापान से ली है। या फिर मुख्यतः अगर मैं बोलूँ, ये जापानी ही पद्धति है जिसको इन्होंने सीखा था, ठीक है। किसने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने सीखा था। किससे सीखा था, ठीक है, जब जापानी चित्रकार ओकाकुरा और
ओकाकुरा और हिशिंदा, ठीक है। ओकाकुरा और हिशिंदा जब इनके यहाँ ठहरने के लिए आते हैं तब इन्होंने 2 वर्ष के लिए इनसे जापानी तकनीक सीखी थी और उसी पद्धति को इन्होंने अपने बंगाल स्कूल में या बंगाल शैली में प्रचलित कराया, ठीक है। वॉश पद्धति जो कि जल रंगों में निर्मित होती थी और उस समय जब बंगाल शैली में जो कागज़ आता था, ठीक है, यानी कि चित्र बनाने के लिए जो कागज़ या धरातल आता था वह इंग्लैंड से आता था, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कार्टेज पेपर कह सकते हैं, ठीक है। कार्टेज पेपर था वो जिस पर ये लोग काम करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका राइट आंसर बोलूँ, भारत माता वॉश में बना है, शाहजहाँ की मृत्यु भी टेम्परा में वॉश में, और सांध्य द्वीप भी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुक्ला भिसारी, ये हो जाएगा, जो कि पूर्णतः भारतीय शैली में बनाया हुआ है अवनींद्रनाथ का चित्र, ठीक है। चलिए आगे हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने कुल कितने चित्र बनाए थे, यानी कि पूछा है कि जो अवनींद्रनाथ के चित्रों की संख्या है इनमें से कितनी हो जाएगी, 100, 200, 400, 500, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन नंबर थर्ड 400, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 400 चित्रों का निर्माण किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है, ठीक है। यानी कि जो संथाल स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनको प्रमुख रूप से चित्रित करने वाले कलाकार कौन हो जाएंगे, नंदलाल बोस हो जाएंगे, यामिनी राय हो जाएंगे, अमृता शेरगिल या फिर असित कुमार हल्दार। देखो अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये दोनों का तो संबंध नहीं है, ठीक है। संथाल महिलाएं यामिनी राय ने भी बनाई हैं, लेकिन उन्होंने केवल महिला ही नहीं, उन्होंने संथाल शैली को ही, यानी कि संथाल जीवन को ही अपनी शैली बनाया है। उसमें चाहे वो बच्चे भी हों, उसमें चाहे लोग भी हों, उसमें चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसमें उन्होंने जो है लिया है। लेकिन यहाँ पे पूछा है संथाल स्त्रियों के बारे में, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस, ठीक है। यानी कि इनका जो प्रमुख विषय था नारियों को लेकर वो संथाल स्त्रियां थी, ठीक है। अब नंदलाल बोस के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उस पर विजिट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ नंदलाल बोस के जन्म के बारे में, ठीक है, तो इनका जो जन्म होता है बिहार के मुंगेर में, ठीक है। कहाँ पे, बिहार के मुंगेर में 1883 को इनका जन्म होता है। कहीं कहीं पर 82 भी लिखा आता है, ठीक है, कहीं कहीं पर 82 भी लिखा आता है। तो उसमें मैंने जो इसकी वीडियो बनाई है, ठीक है, अलग से, उसमें मैंने 82 को ही आपको इम्पोर्टेंट बताया है कि जो इसकी पूरी डेट है वो क्या है, 3 दिसंबर 1882, ठीक है। इसकी पूरी डेट ये है, आप लोगों को ये याद रखनी है, ठीक है। तो इनका प्रमुख जो है यही हो जाएगा। नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अजंता और बाघ और जोगीमारा के गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां भी तैयार की थी, ठीक है। नंदलाल बोस की जो वीडियो है उसमें मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को बताई है, ठीक है। उसके बारे में पूरा जो है हमने डिस्कशन वहाँ पे किया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए आगे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है इंदौर में एम.एफ. हुसैन ने पेंटिंग कला की शिक्षा किस से ग्रहण की थी, यानी कि जो एम.एफ. हुसैन थे, ठीक है, इनका जो आरंभिक जीवन है वो थोड़ा सा स्ट्रगलफुल था, यानी कि उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, और छोटी उम्र में ही ये जो है कमाने के लिए कामकाज करने लग गए थे, ठीक है। पोस्टर्स वगैरह बनाने लग गए थे सिनेमा घर के लिए, और फिल्म इंडस्ट्री से भी इनका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बाद में आगे चलकर ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पूछा है, जो इन्होंने कला की शिक्षा ली थी वो किस से ली थी, जो कि इंदौर में ली थी इन्होंने, ठीक है। विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे, नंदलाल बोस हो जाएंगे, देवलालीकर हो जाएंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का संबंध इंदौर से नहीं है, ठीक है। नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी का संबंध भी इंदौर से नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जो राइट आंसर हो जाएगा देवलालीकर, यानी कि देवलालीकर ही इनके जो है कला गुरु माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में क्या कहा है देखेंगे।
यहाँ पे बोला क्या है देखेंगे, वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार, ठीक है, भैंसों के कलाकार या फिर भैंसों के चितेरे के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कौन हो जाएंगे, राम कुमार, परमानंद चौयल, गोवर्धन लाल जोशी या फिर मंजीत बाबा। अगर आप लोगों ने ये इस तरह का प्रश्न पहली बार देखा है तो आप लोगों ने ये आर्टिस्ट भी थोड़ा जो है आपको नए लगे होंगे, ठीक है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा परमानंद चौयल, ठीक है। परमानंद चौयल का जन्म जो है 1924 को राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने जो आरंभिक शिक्षा अपनी ली थी वो किन से ली थी, कानूराम से, ठीक है। कानूराम जो है राजस्थान के एक जो है कलाकार माने जाते हैं, ठीक है, शिल्पी माने जाते हैं। उनसे इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की थी, आरंभिक शिक्षा हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए कहाँ पे एडमिशन लिया था, एमएस स्कूल ऑफ जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो स्कूल है, ठीक है, महाराजा स्कूल, महाराजा, एक मिनट यहाँ पे मैं पूरा ही लिख देती हूँ, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स जयपुर, ठीक है, जयपुर, ठीक है, जयपुर, यानी कि राजस्थान में ही ये जो है कला स्कूल है। और वहीं से इन्होंने जो है अपनी कला की जो है आगे की डिग्री पूर्ण की थी। और यहाँ पे जो इनके कला गुरु हैं, कभी कभी कला गुरु भी पूछे जाते हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो कौन है, राम गोपाल विजयवर्गीय, राम गोपाल विजय वर्गीय ये एक राजस्थानी आर्टिस्ट हैं, काफ़ी प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं ये भी। और साथ ही साथ इसके अलावा और कौन थे, शैलेंद्र नाथ डे, ठीक है, शैलेंद्र नाथ डे, ठीक है। तो इनसे इन्होंने जो है अपनी आगे की डिग्री अपनी आगे की जो एजुकेशन थी वो यहाँ से ली थी, ठीक है। अब इन्होंने जो है भैंसों के ऊपर बहुत सारी सीरीज़ बनाई हैं, ठीक है। और काफ़ी सारी जो है इन्होंने भैंसों के चित्र बनाए हैं, जैसे तालाब में भैंसों को नहलाते हुए दिखाया, नहाते हुए दिखाया है, कहीं पर एक झुंड में दौड़ते हुए दिखाया है, ठीक है। तो इनको जो है इसीलिए इनके जो ये चित्र हैं इस तरीके से, इसी वजह से इनको जो है क्या कहा गया है, भैंसों का चितेरा या फिर भैंसों का कलाकार इनको कहा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी एक और कृति है जो बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती है, परमानंद चौयल की, जो ब्रिटिश कलाकार थे, ब्रिटिश नहीं बोलेंगे हम उसको बोलेंगे हम फ्रांसीसी कलाकार, ठीक है। फ्रांसीसी जो कलाकार थे जिनका नाम था वॉन गॉग, ठीक है, वॉन गॉग ये हम अपनी जो है वेस्टर्न आर्ट में पढ़ेंगे। वॉन गॉग का एक चित्र था, ठीक है, वॉन गॉग का एक चित्र था जिसका नाम था धान के खेत पर कोवे, ठीक है, धान के खेत पर कोवे, ये वॉन गॉग का एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र माना गया है। इसकी तर्ज पर, ठीक है, यानी कि इसको आधार बनाकर या फिर ये कह लो कि इसी की तर्ज पर इन्होंने भी एक चित्र बनाया था। और उस चित्र का शीर्षक क्या था, झोंपड़ी पर कोवे। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, झोंपड़ी पर कोवे, ठीक है, बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है। या फिर ये कह लो जो आप प्रैक्टिस सेट अगर पढ़ते होंगे उसमें भी ये वाला प्रश्न दिया रहता है कि झोंपड़ी पर कोवे जो है किस कलाकार का है, या फिर इन्होंने किस के चित्र पर जो है इस चित्र का निर्माण किया था, ठीक है। तो जो वॉन गोग थे उनके चित्र था धान के खेत पर कोवे, उसी की तर्ज पर इन्होंने क्या बनाया, झोंपड़ी पर कोवे नामक चित्र बनाया, परमानंद चौयल, ठीक है। जन्म कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, ठीक है। आरंभिक कला गुरु कौन थे, कानूराम। और बाद में जो इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन ली थी वो कहाँ से ली थी, जो जयपुर का आर्ट एंड क्राफ्ट वाला स्कूल है महाराजा, ठीक है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, वहाँ से इन्होंने राम गोपाल विजयवर्गीय और शैलेंद्र नाथ डे के सानिध्य में इन्होंने कला की शिक्षा वहाँ से ग्रहण की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आगे क्वेश्चन पूछा गया है, विचित्रा क्लब की स्थापना जोड़ासांको में कब हुई। ठीक है, कभी कभी आ जाता है विचित्रा क्लब कहाँ पर बनाया गया। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, जोड़ासांको। जोड़ासांको का मतलब होता है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में हमारा जोड़ासांको पड़ता है। ठीक है, और कोलकाता कहाँ पे पड़ता है, हमारा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, तो पश्चिमी बंगाल में जोड़ासांको या फिर कोलकाता आता है। तो यहाँ पर पूछा है विचित्रा क्लब की स्थापना कहाँ हुई थी, यानी कि इनमें से सन कौन सा था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एक प्रश्न से कम 2 या 3 प्रश्नों की जो है मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो, जापानी वोश चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार हैं, कौन हो जाएंगे, अवनीनाथ टैगोर, सुनैना देवी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सुनैना देवी जो है अवनीनाथ की शिष्या थी, और रविन्द्रनाथ जो हैं वो काफ़ी उम्रदराज, जब वो 70 प्लस में थे तब उन्होंने जो है आर्ट वर्क करना प्रारंभ किया था, यानी कि 60 से पार जाने के बाद उन्होंने 60-70 के मध्य में ही इन्होंने जो है कलाकारी की थी। मुख्य रूप से ये क्या है, ये एक कवि थे। ठीक है, ये एक कवि थे, विश्व प्रसिद्ध कवि हम इनको बोल सकते हैं। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने हमारा भारत का राष्ट्रगान जनगण मन लिखा है। ठीक है, उसके राइटर भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने जब अपनी कविताएं ये लिखते थे, उसी के मध्य से जो कुछ आकृतियाँ जो है बन जाती थी, या फिर ये बनाते रहते थे, तो उसी से प्रेरित या प्रभावित होकर इन्होंने अपने चित्रों का भी निर्माण किया। अब जो आदमी पहले से ही प्रमुख है, जो आदमी पहले से ही प्रसिद्ध है, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है, जो वो अगर कुछ भी अलग सी चीज़ करेगा तो वो भी उसकी प्रसिद्धि मतलब उसकी प्रसिद्धि में ही जुड़ जाती है कि हाँ, इस बंदे ने ये काम किया है। तो इन्होंने जितने भी चित्र बनाए हैं, हालांकि वो छोटे बच्चों के जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी इनके भी काफ़ी सारे चित्र ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बहुत सारे चित्र हैं। ठीक है, तो जो हमारे कलाकारों की सीरीज़ चली हुई है हमारे इस चैनल में, कोशिश यही रहेगी कि हर कलाकार के बारे में पूरी डिटेल आपको बताई जाए। ठीक है, समय रहते अगर होता है तो, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत डिटेल में यहाँ पे बता रही हूँ उसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट ही समझिएगा। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा है जापानी वॉश चित्र, तो इससे प्रभावित कौन थे, या फिर ये कह लो इसमें सबसे ज़्यादा जो है काम किसने किया है, अवनीनाथ टैगोर ने ही। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही जापानी कलाकारों से ये टेक्निक या पद्धति सीखी थी, और बाद में बंगाल स्कूल में इसको जो है प्रसारित भी किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राम किंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है, संथाल परिवार है, प्रभाववादी चित्र है, न्यूड है, या राजस्थानी परिवार है। अब राम किंकर बैच के ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, डाला हुआ है पूरी डिटेल के साथ, आप लोग जाइए उसको भी देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को पूरी डिटेल पता चलेगी, और उसका जो भी उनकी कृतियाँ हैं उसके बारे में भी मैंने बहुत गहराई से आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल परिवार। ठीक है, संथाल परिवार जो है इन्होंने सीमेंट और कंक्रीट में बनाया है, जो कि कहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, ये शांति निकेतन के प्रांगण में रखा हुआ है। ठीक है, शांति निकेतन के प्रांगण में रखा हुआ है। पहले ये खुले में था, लेकिन अब वर्तमान में इसके ऊपर छतरी और जाली वगैरह लगा दी गई है। इसमें 4 फिगर हैं, ठीक है, जो बहुत मुख्य हो जाती हैं। 2 हस्बैंड वाइफ है, यानी कि एक कपल है, और 2 उनके छोटे बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चे को आदमी ने अपने कंधे पर जो पोटली उठाई हुई है, जो उन्होंने एक बोझा उठाने का एक सामान होता है बना रखा है, उसमें उन्होंने एक बच्चा बिठाया हुआ है, एक बच्चा उस लेडी की गोद में है। ठीक है, साथ में उनके साथ में एक और भी अजीब क्या बोलते हैं उसको, कुत्ता। ठीक है, डॉग उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, यानी कि उसको लगता है देखकर कि ये लोग अपना जो है सामान लेकर अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं। ठीक है, यात्रा पर हैं, तो इसी चित्र से इनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इन्होंने और भी कृतियाँ बनाई हैं, और इनकी एक और फेमस कृति है, कौन सी है, यक्ष और यक्षिणी, जो भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य प्रांगण पर रखी हुई हैं, और वो किस में बनी है, वो ग्रेनाइट में बनी हुई है। उनकी हाइट, उनकी भी पूरी डिटेल मैंने उस वीडियो में बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो,
पूछा है मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स जो कि 1875 में ये स्थापित हुआ था, या फिर ये कह लो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, और ये कहाँ है, लाहौर में है। यहाँ के प्रथम प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? समरेंद्र नाथ गुप्त थे, डॉक्टर आनंद गोस्वामी थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे, या फिर जॉन लॉकवुड किपलिंग थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, जॉन लॉकवुड किपलिंग। अब ये समय आप लोग समझ सकते हैं, सॉरी, ये समय आप लोग समझ सकते हैं, ये समय हमारा जो है, उस समय अंग्रेज़ों का हमारे भारत पर बहुत ज़्यादा अधिपत्य था। यहाँ पे जो मुख्य शिक्षा से संबंधित या फिर व्यापार से संबंधित या फिर ये कह लो बड़े बड़े उद्योगों से संबंधित जितनी भी चीज़ें उस समय शुरू हुई थी, वो अंग्रेज़ों के ही कारण हुई थी। उन्होंने ही अपने फ़ायदे के लिए वो चीज़ें यहाँ पे की थी, ठीक है। उनका मकसद ये था कि भारतीयों में अपनी शैली को जो है फैला दो, विकसित कर दो, ठीक है, ताकि वो अपनी मूल जो है शैली भूल जाएं और हमारी जो है हमारी शैली का अनुसरण करें, ठीक है। तभी तो वो कपड़ा भी विदेशी बनाते थे, बेचते थे, ठीक है, सारी चीज़ें। तो हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत कुछ है। तो यहाँ पे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के जो पहले प्रिंसिपल थे जॉन लॉकवुड किपलिंग थे, क्योंकि आपको समय से ही पता चल जाएगा। यहाँ पे प्रथम पूछा है, ठीक है। हालांकि बाद में एक भारतीय कलाकार भी वहाँ पर जाते हैं, जो लाहौर में वहाँ के स्कूल के जो हैं प्रिंसिपल बनते हैं, ठीक है। और वो कौन थे? वो थे अवनींद्रनाथ के एक शिष्य जिनका नाम था समरेंद्र नाथ गुप्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, इसका जॉन लॉकवुड किपलिंग हो जाएंगे, सॉरी यार। फिर आता है जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? यहाँ पे के जी सुब्रमण्यम, सोमनाथ होर, चित्तप्रसाद या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ होर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति मानी जाती है, ठीक है। यानी कि औरंगजेब का बुढ़ापा, औरंगजेब से संबंधित चित्र किसने बनाए हैं? अगर आप लोगों को याद होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही औरंगजेब से संबंधित जो है चित्र बनाए हैं। तो यहाँ पे बोला गया है औरंगजेब का बुढ़ापा, असित कुमार हल्दर, अवनीनाथ टैगोर, गंगेनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवनीनाथ टैगोर, ठीक है। मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु या फिर ठीक है, इस तरीके से इन्होंने ही ये चित्र बनाए हैं, ठीक है। शाहजहाँ के भी है शायद, शाहजहाँ मृत्यु तो नहीं कहेंगे, सॉरी, तो जो औरंगजेब का बुढ़ापा है केवल, औरंगजेब की मृत्यु नहीं है, वो शाहजहाँ की मृत्यु है, ठीक है। तो शायद शाहजहाँ की मृत्यु से संबंधित जो चित्र बनाए हैं वो भी अवनीनाथ टैगोर ने ही बनाए हैं। आई होप आई एम राइट। चलो अगर इसमें डाउट होगा तो हम आगे क्लियर कर देंगे उसको, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, इतनी सारी खिचड़ी पकी हुई है माइंड में, तो एक आध चीज़ मिस्टेक होती रहती है, ठीक है। पर डोंट माइंड, ये चीज़ें आपके डाउट सारे क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवनीनाथ टैगोर। ट्रम्प ऑफ लेबर, श्रम की विजय नामक मूर्ति के निर्माता कौन है? अब देखिए, ये मैंने आप लोगों को बताया ही था कि किसने बनाई है। ये बहुत ही प्रसिद्ध जो मूर्ति है, ये डीपी राय चौधरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका माध्यम क्या है? कांस्य इसका माध्यम है, ठीक है। इसमें क्या है, 4 लोग या फिर ये कह लो 4 मजदूर एक बहुत बड़ी शिला को घसीटते हुए दिखाए हैं, ठीक है। उनकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसको देखकर उनके भाव अलग ही दिख रहे हैं कि वो कितना मेहनत, कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने बताया था इसकी 2 कॉपी है, एक भारतीय ललित कला अकादमी के प्रांगण में है और एक जो है कहाँ पे, मरीना बीच चेन्नई में है, ठीक है। उनका दोनों का टाइम अलग अलग है। तो अगर टाइम से पूछा जाता है तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। डीपी राय चौधरी की वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको इसकी पूरी डिटेल जो है बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना काफ़ी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा है किस मूर्तिकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है? ये किससे हो जाएगा? डीपी राय चौधरी, धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता, राम किंकर पेज। शहीद स्मृति का संबंध या फिर इसका निर्माण जो है डीपी राय चौधरी ने ही किया है। शहीद स्मारक भी इन्होंने ही बनाया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा है हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने बनाया था? कौन थे?
रविन्द्रनाथ टैगोर थे, नंदलाल बोस थे, यामिनी राय थे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नंदलाल बोस। तो जो हरिपुरा कांग्रेस का पंडाल था या पोस्टर था वो किसने बनाया था, आपने अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल नंदलाल बोस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राम किंकर बैज ने कला की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी, ठीक है, शांति निकेतन से, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट से, बंगाल स्कूल से, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा शांति निकेतन से, ठीक है। रामकिंकर बैज ने जो कला की शिक्षा अपनी ग्रहण की थी वो शांति निकेतन से ही की थी, और उस समय वहाँ पे जो प्राचार्य थे, ठीक है, कला विभाग के जो प्राचार्य थे वो कौन थे, नंदलाल बोस थे। यानी कि अगर ये भी पूछा जाए कि इनके कला गुरु कौन थे तो कौन हो जाएंगे, नंदलाल बोस। कभी कभी नंदलाल बोस का संबंध भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस संस्था से या किस विद्यालय से है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि शांति निकेतन में जो है नंदलाल बोस ही थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा है लास्ट जर्नी नामक चित्र किस कलाकार ने चित्रित किया, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, डीपी राय चौधरी ने, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने लास्ट जर्नी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है ये। इसमें इन्होंने क्या बनाया है, एक ऊंट बनाया है, ऊंट, ठीक है, वॉश एंड टेम्परा में ही है ये। और उस ऊंट की स्थिति ऐसी है जैसे थक कर कोई मतलब लेटने वाली स्थिति, जैसे उसकी पीठ तो उठी हुई है लेकिन उसका जो गर्दन और सर है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, उसके आगे के पैर भी जो हैं वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप सर्च करके भी देख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये जो लास्ट जर्नी उन्होंने बनाई थी ये किस उस पर बनाई थी, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, रविंद्रनाथ जो टैगोर थे उनकी मृत्यु पर, ठीक है, यानी कि जब इनकी मृत्यु होती है उसको इन्होंने अपने इस चित्र में जो है एक तरह से जो है दर्शाया है एक तरीके से। लास्ट जर्नी का मतलब अंतिम यात्रा, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, हिंदी में भी आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। अंतिम यात्रा नामक जो चित्र है वो रविंद्रनाथ की मृत्यु पर इन्होंने बनाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त होता है, जैसा मैंने बताया आपको कि ये बहुत प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है, और इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1920 में, 1917 में, 1930 में, या फिर 1913 में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913 में। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि किस कृति पर, उनके किस उस पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखना गीतांजलि, ठीक है। इनकी इस कृति पर इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित कलाकारों में से किस कलाकार ने कांस्य माध्यम में मूर्तियों का निर्माण किया, शांति दवे, गगनेन्द्र नाथ, सोमनाथ होर, या फिर राम कुमार। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ होर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस ने किसके साथ मिलकर म्यूरल्स बनाए थे, अभी हमने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन सुना, अब हमने देखा यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन। तो यहाँ पे नंदलाल बोस ने ही इसमें काम किया है क्योंकि वो पंडाल सज्जा का भी कार्य करते थे। तो यहाँ पे पूछा है इनके सहायक या फिर ये कह लो किसके साथ मिलकर इन्होंने काम किया था, वो बेंद्रे थे, आसिफ कुमार हल्दर थे, यामिनी राय थे, या फिर कोई नहीं। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा यामिनी राय। यामिनी राय हमारे भारत के प्रथम ऐसे कलाकार माने जाते हैं जिन्होंने लोक शैली में कार्य किया है, लोक कला को इन्होंने महत्व दिया है, यानी कि यही एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बंगाल स्कूल से या फिर बंगाल शैली से विरक्त होकर, ठीक है, इसके ऊपर भी प्रश्न बनता है कि कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बंगाल शैली से विरक्त होकर अपनी नई शैली जो है निजी शैली निर्मित की, ठीक है, यानी कि इससे हटकर इन्होंने काम किया है, इससे अलग काम किया है। तो इसीलिए यामिनी राय भी काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रमुख हो जाते हैं। इनके विषय भी सांथाल स्त्रियां, सांथाल परिवार, ठीक है, ऐसे ही है। और इनका जो माध्यम था वो वॉश नहीं था, इनका माध्यम था टेम्परा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़ें। इन्होंने पूरे चित्र टेम्परा में ही बनाए हैं। अगर किसी ने इनकी पेंटिंग्स देखी है या आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इन्होंने किस तरीके के चित्र बनाए, बड़ी बड़ी मछली के जैसी आंखें बनाई हैं, ठीक है,
छोटे छोटे चेहरे बनाए हैं और बड़े बड़े उनके हाथ पैर, उनकी बॉडी जो का स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा बनाया है, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा, ठीक है। लेकिन उनकी जो विशेषता है उनकी आकृतियों की, वो सबसे बड़ी विशेषता जो है उनकी आँखें हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी आँखें बनाई हैं, पतली सी कमर बनाई है। तो इस तरीके से यामिनी रॉय भी हमारे बहुत ज़्यादा प्रमुख कलाकार माने जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्र किसने जो है चित्रित किया था, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था, के.जी. सुब्रमण्यम, नंदलाल बोस या विनोद बिहारी मुखर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विनोद बिहारी मुखर्जी हैं, जिन्होंने शांति निकेतन में मध्ययुगीन संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्न में से किस ललित कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। यहाँ पे किस है ये, ठीक है। किस ललित कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे, कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट के, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के, मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट के या फिर लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट के। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट। इसमें जो चिंतामणिकर हैं वो यहाँ के प्रधानाचार्य नियुक्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैन एशियनिज्म किससे संबंधित है, अफ्रीकी कला से, पश्चिमी कला से, एशियाई कला से या फिर यूरोपीय कला की अवधारणा से, ठीक है। यानी कि अवधारणाओं के बारे में पूछा है, तो ये किससे संबंधित है, जो पैन एशियनिज्म आता है शब्द, ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, एशियाई कला की अवधारणा, ठीक है। इसमें आ भी रहा है एशियनिज्म, तो आप लोग समझ ही सकते हैं एशियाई कला की अवधारणा से ये संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लखनऊ जो कला महाविद्यालय है वहाँ पे प्रथम भारतीय, अब जब ये इनका निर्माण हुआ था या जब इनकी स्थापना हुई थी, मद्रास हो गया, लखनऊ हो गया, लाहौर हो गया, ठीक है, कलकत्ता हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेज ही प्रधानाचार्य थे, लेकिन यहाँ पे अब भारतीय भी बाद में बन गए थे। तो भारतीयों में लखनऊ का पूछा है, कौन हो जाते हैं, अवनीनाथ ठाकुर नहीं, असित कुमार हल्दर, सुधीर रंजन खस्तगिर या फिर रणवीर सिंह बिष्ट। तो लखनऊ में आता है नाम असित कुमार हल्दर का, ठीक है। यानी कि असित कुमार हल्दर जो कि अवनींद्रनाथ के शिष्यों में से एक थे, ये यहाँ के प्रधानाचार्य बनते हैं। मैंने बताया था ना कि उनके सारे शिष्य अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग कला विद्यालयों में प्राचार्य या प्रधानाचार्य के पद ग्रहण करते हैं और बंगाल शैली का प्रचार प्रसार भी करते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, वर्ष 2008 में प्रकाशित पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर, यानी कि ये एक बुक है जो है किसने लिखी है, परसी ब्राउन ने, अनंत कुमार स्वामी ने और शिव कुमार ने या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये और नहीं है, ये आर है, आर शिव कुमार, ठीक है, आर शिव कुमार, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है परसी ब्राउन नहीं होंगे, अनंत कुमार स्वामी नहीं होंगे और ये ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो 2008 में ये प्रकाशित हुई है, जिसका शीर्षक है पेंटिंग्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। ये आर शिव कुमार ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में बनी है, आउल एंड बर्ड टेराकोटा में, कास्ट में, वाश में, कांसे में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कास्ट में, यानी कि इसको बनाया है वुड में, लकड़ी में, ठीक है। तो एक चीज़ और है यहाँ पे अवनीनाथ से रिलेटेड, हालांकि ये गुरु थे, कला गुरु थे, कला भी ये करते थे, साथ ही ये टोटम, ठीक है, कुटुम काटम या फिर टोटम कह सकते हैं, इस तरीके के इन्होंने एक तरीके के खिलौने जैसे, ठीक है, मतलब लकड़ी के अलग अलग चीज़ों के जो है मुखौटे जैसे कुछ बनाए हैं, या फिर ये कह लो कि अलग तरीके की इनकी ये कलाकृति थी और उनको भी हम जो है इनके प्रमुख कार्यों में गिनते हैं। तो उन्हीं में से एक है आउल एंड बर्ड, ठीक है, इसको आप सर्च करके देख सकते हो। इसका माध्यम पूछा था तो ये हमने देखा, ये इसका जो माध्यम है वो कास्ट में है, ठीक है, यानी कि लकड़ी में इन्होंने इसको बनाया है। आगे देखते हैं नंदलाल बोस, बस नहीं बोस, नंदलाल बोस द्वारा चित्रित शिव व सती चित्र कहाँ सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, हैदराबाद संग्रहालय, प्रयागराज संग्रहालय। देखो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, ठीक है, इनका तो कोई संबंध ही नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कन्फ्यूजन होगा। तो आप ध्यान रखना कि जो शिव एवं सती है वो राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
कागज पर बना चित्र रासलीला जिसका माध्यम जल रंग है किसकी कृति हो जाएगी? नंदलाल बोस, सत्येंद्रनाथ मजूमदार, अवनींद्रनाथ या फिर असित कुमार हल्दर। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ मजूमदार। रासलीला कागज पर बनाया है इन्होंने, ठीक है। सत्येंद्रनाथ मजूमदार भी अवनीनाथ के शिष्यों में एक माने जाते हैं, काफ़ी प्रमुख हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इतने ही थे। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी एक चीज़ और बताऊँगी मैं आप लोगों को कि जो हमारे ये कलाकार थे अवनींद्रनाथ, ठीक है, अवनींद्रनाथ जो हमारे महान कलाकार थे। एक मिनट, तो यहाँ पे ये, ठीक है, इनके शिष्य अगर मैं पूछूं, ठीक है, वैसे तो मैंने नाम बोल दिए थे ओरली, अगर इनमें से मैं पूछूं कि नंदलाल बोस कहाँ के प्रधानाचार्य बनते हैं, नंदलाल बोस कहाँ के बनते हैं, तो ये हो जाएंगे शांति निकेतन, सॉरी यार, कहाँ के हो जाएंगे, शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन। नंदलाल बोस कहाँ के बने प्रधानाचार्य? शांति निकेतन के, ठीक है। असित कुमार कहाँ के बने? असित कुमार बने कहाँ के बने? असित कुमार बने लखनऊ के, ठीक है, लखनऊ के, ठीक है, लखनऊ कला महाविद्यालय के, ठीक है। अब यहाँ पे पूछते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के बने? जो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं वो कहाँ के बनते हैं भैया? तो ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर मद्रास कला विद्यालय के, ठीक है, मद्रास कला विद्यालय के ये प्रधानाचार्य बनते हैं, ठीक है। अब इनके आर्टिस्ट में से जो है समरेंद्रनाथ, सॉरी यार क्या बना दिया मैंने, समरेंद्रनाथ, ठीक है, समरेंद्रनाथ जो है वो कहाँ के बनते हैं? वो लाहौर के बनते हैं, ठीक है, कहाँ के बनते हैं? लाहौर के। लाहौर में कौन सा था? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट जो है कला का विद्यालय है, उसमें समरेंद्रनाथ गुप्त जो है प्रधानाचार्य बनते हैं। और फिर इनके एक और शिष्य थे जिनका नाम था शैलेंद्रनाथ डे, शैलेंद्रनाथ डे, ठीक है, शैलेंद्रनाथ डे कहाँ के बनते हैं? ये बनते हैं जयपुर के, ठीक है, जयपुर कला विद्यालय के, जयपुर कला महाविद्यालय के ये प्रिंसिपल नियुक्त होते हैं। और फिर बाद में इनका एक और शिष्य था वेंकटप्पा, ठीक है, वेंकटप्पा, तो ये कहाँ के बनते हैं? मैसूर के, ठीक है, मैसूर कला विद्यालय के ये प्रधानाचार्य नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि छोटे से मैटर में आपको काफ़ी सारी जानकारी दे सकूं, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो है एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बाकी अपनी तैयारी भी करते रहिएगा। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोलती, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि आप लोग मेहनत कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है, शेयर करना कीजिए अगर आपकी इच्छा हो, या फिर सब्सक्राइब अगर आप नए हो, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो मत कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी लालच में ये सब नहीं कर रही हूँ, मैं केवल चाहती हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो, ठीक है, और आप लोगों की जो है एक अच्छी गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन भी अच्छी हो, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो जाए। मैं ये भी नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को ईजी मैटर देने की, क्योंकि जब आप लोग किताबों से छांटते हो ना नोट्स, जब आप लोगों के सामने 10-10 किताबें पड़ी होती हैं और आप उससे नोट्स बनाते हो, आप उससे छांटते हो, तो आप लोगों का सर चकराता है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग परेशान हो, ये मेरी एक जो है छोटी सी हेल्प है, अगर मैं किसी के काम आ सकती हूँ तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।